नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से कर्मियों को अब महंगाई भत्ता मिलेगा। छठे और सातवें वेतनमान का लाभ अब कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को मिलने जा रहा है। राज्य वित्त विभाग की तरफ से किए गए 2 अलग अलग आदेश। राज्य कर्मचारी, विभिन्न निकायों और उपक्रमों के कर्मचारी शामिल होंगे। 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छठे और सातवें वेतनमान का लाभ अब कर्मियों को मिलने वाला है। राज्य वित्त विभाग की तरफ से किए गए 2 अलग अलग आदेश। 1 जनवरी 2023 से कर्मियों को यहां महंगाई भत्ते का लाभ मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत में सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल गुरुद्वारा रीठा साहिब में जोड़ मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे पहुंचने पर प्रबंधक कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने रीठा साहिब गुरुद्वारा दरबार में मत्था टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने रीठा साहिब में आयोजित जोड़ मेले की सभी को बधाइयां देते हुए कहा कि मेरी प्रार्थना है कि ये मेला सभी के जीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सृजन लेकर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी निवासी जवान प्रमोद रावत की मौत के बाद उनके गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है। कमांडो प्रमोद रावत मूल रूप से खलजीखाल ब्लॉक के अगरूड़ा गांव के रहने वाले थे। प्रमोद रावत परिवार सदस्य में हेमंत के प्रमोद ने संदिग्ध हालात में हुई मौत पर सवाल खड़े किए हैं और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की मांग की है। हेमंत ने बताया कि प्रमोद की मौत को जिस प्रकार से आत्महत्या करार दिया जा रहा है वो सही नहीं है। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी उसमें थे, तो वो इनके साथ एक घटना हो चुकी, एक्सीडेंट जिसको कहा जा सकता है, जो ऑन स्पॉट गोली चल गई या एक्सीडेंट राइफल साहब करते हुए तो ये घटना हो गई। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए आज हमारा जो है पूरा व्यापार मंडल से बंद कर रखा है मार्केट को। सबसे पहले हमारे क्षेत्र और गांव और परिवार के लिए ये दुख का विषय है। एक हमने अपना भाई, जिंदा दिल आदमी खो दिया है और जिस प्रकार सुनने में आ रहा है कि उसने आत्महत्या की, मैं जहां तक उसको जानता था वो जिंदा दिल आदमी आत्महत्या कर ही नहीं सकता था। यह हत्या हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए एक नया प्लान बीजेपी ने बनाया है। वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख लोगों के घर पहुंचकर संपर्क किया जाएगा। वहीं पार्टी की ओर से जारी नंबर पर मिस्ड कॉल कराई जाएगी और जिन 1000 विशिष्ट व्यक्तियों से संवाद कर समर्थन लिया जाएगा, उन्हें बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धन्यवाद पत्र भेजे जाएंगे। कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक तरफ कहते हैं कि भाजपा एकदम बेकार की सरकार रही और भाजपा से हमें
बहुत ज्यादा खफा हैं और भाजपा से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। दूसरी तरफ ये हमसे ही सीखते हैं और हमारे ही पद चिन्हों पर चलते हैं, जैसे कि बूथ सम्मेलन को देते हैं और बूथ सशक्तिकरण का अभियान लेते हैं। तो इन्होंने हमसे सीखकर बूथ पे कार्य करना शुरू किया था और अभी जैसे ही हमने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, तो इन्होंने भी जनसंपर्क अभियान शुरू किया। तो ये हमसे ही सीखते हैं और हमारे ही पीछे पीछे हमें गाली देते हैं। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी ने इस महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता समझ चुकी है कि बीजेपी कितने ही अभियान चला ले, उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा। बीजेपी के नेता जब लोगों के घर जाएंगे तो उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले समेत कई सवाल जनता बीजेपी के नेताओं से पूछेगी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि बीजेपी के नेता जनता के बीच जाएं और जनता के सवालों का सामना करें। हमारी अपनी तैयारी, हमने चिट्ठियों के बाद आज की चिट्ठी से शुरुआत भी की। हम घर घर अभियान में भी हैं और मैंने जो अभी तक पकड़ा है लोगों से, लोग दो तीन चीजों पर नाराज हैं। लोग अंकिता के बारे में प्रश्न इनसे करना चाहते हैं। लोग भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बॉबी पवार और उसके साथियों की पिटाई करी गई उसके बारे में प्रश्न करना चाहते हैं। लोग इनसे पटवारी पेपर लीक से SSSC भर्ती घोटाले के बारे में बात करना चाहते हैं। लोग 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था केंद्र जोशीमठ की बेकदरी के बारे में इनसे बात करना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से सरकार लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान पर जोर दे रही है। वहीं सरकार ने अब प्रदेश की 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए, जिसे लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अतिक्रमण तो हटाया जाना चाहिए, लेकिन जिन नदियों से अतिक्रमण हटाया जाएगा वहां रह रहे लोगों के लिए सरकार को पहले कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि नदियों के किनारे रह रहे गरीबों को छत मिल सके। उसके बाद ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। देखिए, अब आने वाला समय बताएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई तो काफी टाइम से चल रही है। पहले ये मजारों से शुरू हुए थे, अब जब गड़जिया मंदिर तक बात आ गई और अन्य मंदिरों तक बात आ गई तो शायद कदम ठिठके हैं। और अब ये नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों की जान माल को खतरा निश्चित ही है, क्योंकि NGT की रिपोर्ट्स भी हैं और ये भी है कि जब नदियां बहुत तेज आती है तो जहाँ इस तरीके के निर्माण में वहां लोगों की जान को खतरा भी होता है। तो लेकिन बसासत जरूर होनी चाहिए। जिनको हटाया जाए, जो 40 साल 30 साल से उन जगहों में रह रहे हैं, वो गरीब कहाँ जाएगा? उसके लिए छत का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि 31 मार्च तक कोरोना वैक्सीन का डोज उपलब्ध था। हमने जगह जगह वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाए थे, लेकिन लोग नहीं आए और अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि हमने भारत सरकार को इसके लिए कहा। भारत सरकार के पास भी डोज उपलब्ध नहीं है और उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने भी इसका प्रोडक्शन फिलहाल बंद किया हुआ है। फिलहाल उन्होंने भारत सरकार से अपनी डिमांड रख दी है। इकतीस मार्च तक हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन थी और हमने बार बार अनुरोध किया, कैंप लगाया, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हमारे पास। अब हमें भारत सरकार ने वैक्सीन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि उनके पास भी जब उन्होंने परचेज की तो संभवतः लोगों ने डिमांड नहीं गई होगी उसके अनुरूप। और कंपनी को हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हम अब इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोर्बावैक्स की कुछ डिमांड की है, तो आने वाले समय पे जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो हम इनको प्रोवाइड कर दें।
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देने की कवायद शुरू हो चली है, जिस पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत कई एप्लीकेशन संचालित करने होते हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटल होते जा रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र पोषित योजनाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ही अपडेट हो रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएं। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण अभियान के तहत में विभिन्न प्रकार के ऐप उस मोबाइल के माध्यम से संचालित करने होते हैं और अब लगभग आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुका है और केंद्र पोषित योजनाएं और राज्य पोषित योजनाएं अब लगभग जो है वो मोबाइल से ही डाटा उसकी एंट्रीज होना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सब चीजें जो है अब मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि 2018 से ही हमने इस व्यवस्था को लागू कर दी थी। महिला पहलवानों के आंदोलन पर उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सभी को संविधान की व्यवस्था को मानना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों के इस आंदोलन पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें की जांच की जा रही है। ऐसे में चाहे खेल हो या खिलाड़ी, कहीं पर भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से खिलाड़ियों के समर्थन देने पर कहा, ऐसा लगता है कि हम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको संविधान की व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार से मामला कोर्ट में चल रहा है और वर्तमान में जिस प्रकार से कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर दर्ज होना और उस पर जांच गतिमान है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने जो है उसमें सहयोग करते हुए उसे एक निष्कर्ष पे जो है पहुंचाने का काम करना चाहिए, न कि खेल हो या खिलाड़ी हो उसे कोई राजनीतिक अखाड़ा बनाए। कभी कोई दल समर्थन करे, कभी कोई करे, कभी कोई करे। तो मुझे लगता है कि यह संविधान का ही एक तरीके से उल्लंघन है। बाइट तो ले ली ना, वो मैं नहीं ले रहा, वो तो आप लोग आपको दे देंगे सारी। चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने हर स्तर से तमाम तैयारियां की हैं। रुद्रप्रयाग के विधायक भारत चौधरी ने यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल फैसिलिटी को पिछले साल की तुलना में काफी मजबूत किया है। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में भी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा जगह जगह मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि जो तीर्थयात्री यहां पर आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। पिछले वर्ष जिस तरह से यात्रा आई उसको देखते हुए इस बार पर्याप्त इंतजाम किए गए थे प्रशासन के द्वारा और सरकार का भी बहुत फोकस था, बहुत जोर था इस बात पे कि किसी तरह की भी कोई परेशानी जो हमारे तीर्थयात्री हैं उनको न होने पाए। काफी बेहतर व्यवस्थाएं इस बार की गई थी, लेकिन मौसम पे किसी का जोर नहीं चलता है। कांवड़ मेले को 1 महीना शेष बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित कई विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे। पिछले वर्षों से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। डीएम धीरज सिंह गब्रियाल ने बताया कि सभी विभागों को व्यवस्थाओं के संदर्भ में निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही कांवड़ यात्रा को लेकर विभिन्न विभागों में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रित, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अभी से कमर कस ली है। हमारे नहर के अलोंग जा रहा है तो उसको हमारी टीम एसएसपी साहब भी हमारे साथ में है
और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से कि हमें क्या क्या सुविधाएं इनको देनी है। गत वर्षों में जो सुविधाएं हम लोगों ने दी थी उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया कि टेंडरिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया वो पूरी कर ले और अपना काम भी शुरू कर दें। अब देखिए, कांवड़ की जो यात्रा है प्रारंभ होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है और 1 माह का तैयारी का समय, इसमें ज्वाइंट विजिट पहले भी हुई थी और आज नए जिलाधिकारी महोदय के साथ ज्वाइंट विजिट पूरे विभागों के साथ हो रही। जो कमियां हर विभागों को करनी ही पूर्ण, उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था रहती है। पुलिस को भी अगर वो व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं तो उसमें कांवड़ यात्रा के समय में आम आदमी को भी और कांवड़ियों को भी दिक्कत नहीं आती। इसको देखते हुए सभी विभागों के साथ समन्वय ये विजिट की जा रही है। G20 की तीसरी बैठक के दौरान त्रिवेणी घाट पर होने वाली मां गंगा की भव्य आरती में विदेशी डेलीगेट्स शामिल होंगे। इसके मद्देनजर डीएम सोनिका के निर्देश पर त्रिवेणी घाट से भी तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। एसडीएम सौरभ असवाल ने खुद अतिक्रमण हटाने की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। नगर निगम के सहयोग से त्रिवेणी घाट पर कई अतिक्रमण जहां हटा दिए गए हैं, वहीं जेसीबी से भी कई अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि विदेशी डेलीगेट्स मां गंगा की आरती इस महीने के अंतिम सप्ताह में करेंगे, इसलिए त्रिवेणी घाट और रूट प्लान पर सौंदर्य का काम किया जाना है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसडीएम ने लोगों से G20 के कार्यक्रम को देखते हुए खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने की अपील की है। चेतावनी भी दी है कि यदि अपील को नजरअंदाज किया गया तो प्रशासन जबरदस्ती अतिक्रमण को हटा देगा। इस दौरान होने वाली टूट फूट की पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। ये अभी हम घाट रोड पे हैं। अभी यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण है। साथ में जो और तैयारियां हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दे दिए गए हैं। विद्युत विभाग अपना काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, तो सभी जो डिपार्टमेंट है उनको जो काम अलॉट हुए हैं वो काम में लग चुके हैं। तो तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी है, आशा है जल्दी पूर्ण हो जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के राजपुर गांव से है, जहां कुछ दिन पूर्व सरकारी तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसमें ग्रामीणों के विवाद के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया था, जिसके बाद फिर राजपुर गांव में राजस्व विभाग द्वारा चिन्हीकरण किया गया। उप जिलाधिकारी असीमा विश्वकर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि एक बार ग्रामीणों को पुनः सुन लें, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो बंजर भूमि से हटाया जा रहा है, जबकि राजस्व विभाग द्वारा लोगों को सरकारी तालाब पर अतिक्रमण के नोटिस दिए गए थे, जिस पर नापतोल कर चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। उनको एक डायरेक्शन दिया गया था कि हम लोगों को कि एक बार इनको पुनः सुन लें और सुनने के बाद इन पे जो कार्रवाई है या जो भी है इसमें आदेश है वो पारित करना था। तो उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा वहां पर डिमार्केशन किया गया, क्योंकि गांव वालों का ये कहना था कि जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो बंजर की जमीन से हटाया जा रहा है, जबकि हमारे द्वारा जो नोटिस दिए गए थे तालाब के ऊपर अतिक्रमण के नोटिस दिए थे, तो उसी के उसमें कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड के वर्तमान हालातों पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और समाजसेवी डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने गहरी चिंता जाहिर की है। कोटद्वार में आयोजित हुई एक गोष्ठी के दौरान उन्होंने कहा कि अलग राज्य उत्तराखंड के निर्माण के लिए उन्होंने 1974 में सड़कों पर संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष में उत्तराखंड राज्य तो दिया, लेकिन जिस खुशहाल राज्य का सपना आंदोलनकारियों ने देखा था वो सपना 23 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, मैं मूल रूप से 1974 से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहा हूं और हमारा जो सपना था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का, जब राज्य 2000 में बना और आज 2023 हो गया है, वो सपना चूर चूर हो गया है और हम उन सपनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सपनों के लिए
कार्य योजना बना रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार की संगोष्ठी हम इसलिए करते हैं कि जनता से कोई नए विचार आए, उन विचारों को जमीन पर हम कार्यान्वित करें और एक ऐसी लड़ाई लड़ें जो उत्तराखंड के जनता के हित में हो। दर्शन भी किया है और बराबर जो है वो उनके उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादकों का एक अलग ही पहचान है। मंडुआ झुंगर के साथ यहां के मोटे अनाज को लेकर सरकार के साथ अब स्थानीय लोग भी इसका प्रचार करने लगे हैं। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने अपने कैंप कार्यालय में कपाल पार्टी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र और अनाज के विकसित करने के उद्देश्य से इस जगह की पार्टियां हरीश रावत द्वारा की जाती हैं, जिससे उत्तराखंड के पलायन को भी रोका जा सकता है। उन्होंने सरकार और जनप्रतिनिधियों से भी इसके प्रचार कर इसको और अधिक विकसित करने का आग्रह किया। लगातार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ हम मिलकर पूरे प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, हम अपने फलों को के उत्पाद को बढ़ाने के लिए, हमारे पर्वतीय फलों को संरक्षित करने के लिए, विशेष तौर पर कांपल, खुमानी, आड़ू, प्लम, नाशपाती और हमारी जो खाद्यान्न है जिसमें मडुआ, झुंगरा, हमारे भट, गहत, ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। और आज उसी क्रम में हमारे कैंप कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले हमने मोहनरी में काफल पार्टी का आयोजन किया था। आज यही उद्देश्य है कि हमारा काश्तकार इसका लाभ ले, इसका काम करने वालों को लाभ मिले और पलायन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो पलायन रुके। इसी का उद्देश्य हमारा है कि आज हमने कार्यक्रम किया है। अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजन की गई, जिसमें महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वहीं बैठक में दिल्ली में महिला कुश्ती पहलवानों को न्याय को लेकर चर्चा की गई और कहा गया कि केंद्र की मोदी सरकार यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण को बचाने में जुटी हुई है और महिला पहलवानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार से दोषी को सख्त सजा देने की कार्रवाई करने की मांग की गई और साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। पहलवानों के लिए हम ये देखते हैं कि उनको 4 महीने से वो बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और अगर वो अपनी मांग को लेकर संसद भवन में परसों गई तो 28 मई को, तो उनको तिरंगे के साथ उनको बिल्कुल कुचला गया, रौंदा गया और अपने पैरों के तले हमारे तिरंगे को दबाया गया। तो ये तो महिलाओं के साथ सरासर अन्याय हो रहा है ना। और कहते हैं कि एक तरफ भाजपा सरकार कहती है कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी तभी तो बच पाए, जब बेटी बचेगी वो तभी तो पढ़ेगी, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। एसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के शिक्षा संकाय और सोच संस्था के संयुक्त तत्वाधान में मासिक धर्म, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जागरूकता विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने कहा कि महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा के लिए ये सेमिनार महत्वपूर्ण है ताकि आने वाले पीढ़ी को भी जागरूक किया जा सके। महिलाओं को अपने आप को किस तरह सुरक्षित और स्वस्थ रखना है ये जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाना आवश्यक है ताकि मासिक धर्म को लेकर समाज में व्याप्त कुरीतियां दूर हो सकें। की सुरक्षा के लिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने नई पीढ़ी को इसके लिए जागरूक करना है कि आप लोगों को किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इन सैनिटरी पैड्स का यूज करना है। अब नई शोध हो रही है तो उसमें ये संज्ञान में आ रहा है कि सैनिटरी पैड्स में भी जो टॉक्सिक केमिकल्स ये लोग यूज करते हैं उनकी सुगंधि के लिए और उनको सुंदर बनाने के लिए, तो वो हमारे बच्चों के शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। शुक्रवार की देर शाम करीब 8:15 ग्वालादम
थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक देर शाम करीब 8:15 बजे थराली से 1 किलोमीटर आगे ग्वालदम की ओर रूडी बजरी से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर करीब 80 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। थराली थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस डंपर दुर्घटना चालक 45 वर्षीय की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को खाई से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचा दिया और दुर्घटना की डंपर मालिक एवं मृतक के परिजनों को सूचना भेज दी गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।